गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा रहे हैं। तो इसमें प्रतिरोधों को का संयोजन का मतलब है कि प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोधों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं उस बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। इसमें अब प्रतिरोधों के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो इस पर आइए कि कई ये प्रयोगशाला में या प्रायोगिक कार्यों के लिए दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। वो इसलिए जैसे कि माना हमारे पास एक 2 ओम का प्रतिरोध है और एक हमारे पास 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, अब हमको 5 ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता है। तो 5 ओम का प्रतिरोध जो है इनमें से कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़कर 5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या हमको क्या है कि इन दोनों से भी कम प्रतिरोध की आवश्यकता है, तो हम इनको किसी विधि से जोड़कर इनसे कम मान का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो प्रायोगिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रतिरोधों को आपस में जोड़कर एक नए प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है और इसे कहा जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो मुख्यतः 2 प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। और कई बार ऐसा होता है कि किसी परिपथ में हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो प्रतिरोध हैं, कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में भी जुड़े रहते हैं, कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। तब उन श्रेणी और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को मिलाकर एक नया परिपथ बनाया जाता है। तो तब वहां पर जो संयोजन होगा उसे कहेंगे मिश्रित क्रम संयोजन या मिश्र संयोजन। ठीक है, तो वैसे मुख्यतः 2 प्रकार के संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और ऐसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों विद्यमान हो उसे कहते हैं मिश्र क्रम या मिश्रित क्रम संयोजन। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। और इन संयोजनों में हम क्या देखेंगे कि जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि जिन प्रतिरोधों को जोड़कर हम एक नया संयोजन बना रहे हैं, एक नया परिपथ बना रहे हैं, तो उस नए परिपथ का जो टोटल परिणामी प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा। परिणामी प्रतिरोध का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध जोड़े, तो इन तीनों का जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो एक ऐसा प्रतिरोध होगा जिसको इन तीनों के स्थान पे जोड़ने पर क्या आ जाए, इन बिंदुओं के बीच वही विभवांतर हो जो विभवांतर यहाँ पहले से था, या उस नए प्रतिरोध में, उस परिणामी प्रतिरोध में वही धारा बहे जो धारा इन तीनों प्रतिरोधों में बह रही थी। तो वो नया जो प्रतिरोध आएगा वो कहलाएगा इन अलग अलग प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध। तो श्रेणीक्रम संयोजन में हम परिणामी प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। श्रेणीक्रम संयोजन, इसको सीरीज कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा है। इसमें क्या करते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, कि हम माना 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, ये R1, ये R2 और ये वाला R3। हमारे पास 3 प्रतिरोध थे, R1, R2 और R3 मान के। इन प्रतिरोधों को हमने किस प्रकार से जोड़ा कि एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, और फिर अगले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो इस अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। तो जब हम किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर इसका ये दूसरा सिरा है, ये इस वाले के पहले सिरे से यहाँ पर जुड़ गया, फिर अगले वाले इस वाले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा इस अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से यहाँ पे जुड़ गया। तो और अंत में क्या किया, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरों के बीच हमने क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। तो इस प्रकार का संयोजन जो है ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। होता क्या है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, बैटरी से जो धारा आ रही है
वो धारा सभी प्रतिरोधों में एक समान बहती है। जैसे यहाँ से धारा आई आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी जुड़ी है के, हमने कुंजी दबा दी, तो कुंजी जब दबा दी हमने तो यहाँ पर परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। तो माना इस बैटरी से, इस बैटरी के द्वारा ए और बी बिंदुओं के बीच जो कुल विभवांतर है वो V उत्पन्न किया गया है। यानी बैटरी के द्वारा ए और बी के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, V है। और इस बैटरी के द्वारा जो है यहाँ परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो ये I धारा प्रवाहित हो रही है, ये I धारा क्या होगी, इन तीनों प्रतिरोधों में एक समान बहेगी। यानी इस प्रतिरोध R1 में भी I धारा बहेगी, R2 में भी I धारा बहेगी, R3 में भी I धारा बहेगी, क्योंकि धारा का मतलब है आवेशों का प्रवाह। तो यहाँ से यानी अगर यहाँ से जो आवेश आएंगे वही आवेश इसमें बहेंगे, वही आवेश इसमें बहेंगे, वही आवेश इस वाले में बहेंगे। तो इसका मतलब है सभी प्रतिरोधों में आवेश एक समान रूप से बहेंगे, ठीक है, समान समय में समान आवेश इन प्रतिरोधों में बहेंगे। तो इसका अर्थ है कि इन तीनों प्रतिरोधों में धारा एक समान बहेगी। तो यहाँ पर सीधा सा एक लॉजिक आ गया कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उन सभी प्रतिरोधों में वही धारा बहेगी जो धारा बैटरी से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर बैटरी से आने वाली धारा आई है, तो इन सभी प्रतिरोधों में आई धारा बह रही है। परंतु इन प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा, जैसे पहला प्रतिरोध है R1, तो R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर माना V1 है, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V2 है, और R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V3 है। इनका विभवांतर ये क्या होगा, अलग अलग होगा। और ये जो विभवांतर होगा ये A और B के बीच के विभवांतर के बराबर नहीं होगा, बल्कि होगा क्या यहाँ पे कि A और B के बीच का जो विभवांतर होगा यानी V, ये V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। अब आइए यहाँ पे इसमें हम पहले प्रतिरोध को ले रहे हैं कि पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाइए। तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, इसके सिरों के बीच का V1, धारा कितनी आ रही है इसमें I1, और इसका प्रतिरोध कितना है R1। तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध पे हम ओम का नियम लगाएंगे। तो पहले प्रतिरोध में क्या आएगा, पहले प्रतिरोध R1 में हम इसमें ओम का नियम लगाएंगे। तो यह आ जाएगा V1 बराबर I इंटू R1, क्योंकि ये ओम का नियम है V इक्वल टू IR, विभवांतर बराबर धारा गुणा गया प्रतिरोध। तो यहाँ विभवांतर क्या है V1, धारा कितनी आ रही है इसमें I, और प्रतिरोध क्या है इसमें R1। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध के लिए हम निकाल देंगे। इसी प्रकार से R2 एवं R3 में इन प्रतिरोधों में ओम का नियम लगाने पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसी तर्ज पे, समीकरण नंबर 1 की तर्ज पे V2 बराबर I इंटू R2, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, एवं V3 बराबर I इंटू R3, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ध्यान रहे कि इन तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान हर जगह क्या होगा, I होगा। अब जो है यहां पर क्या करेंगे, ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो ये किन बिंदुओं के बीच आए, ए और बी बिंदुओं के बीच। और ये ए और बी किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से। तो बैटरी के द्वारा ए और बी के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, V। तो ये जो V विभवांतर होगा ये इन अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होता है। ये श्रेणी क्रम की विशेषता है। तो हम इसी को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि क्योंकि A और B के बीच का विभवांतर V ये इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हो जाएगा। अब यहां पर V इक्वल टू क्या आएगा, V1 का मान यहां से रखिए, V2 का मान यहां से रखिए, V3 का मान यहां से रखिए। तो V1 का मान क्या आएगा, I इंटू R1 प्लस V2 का मान I इंटू R2 प्लस V3 का मान I इंटू R3। तो V1, V2, V3 के मान जो है हमने समीकरण नंबर 1, 2, 3 से यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या कि V इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो यहाँ पर जो है हम I कॉमन ले लेंगे। तो I कॉमन लिया तो यह आ गया I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए, अगर माना इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो उस R का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इन तीनों प्रतिरोधों को हम कहेंगे अवयवी प्रतिरोध। इन तीनों अवयवी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम इन तीनों के स्थान पे एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें, जैसे ये बैटरी थी, ये कुंजी थी, कुंजी को ऑन कर दिया, और ये A बिंदु और ये B बिंदु, तो A और B के बीच अब तीन प्रतिरोध नहीं जोड़ रहे, बल्कि हमने क्या किया, इन A और B के बीच एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दिया जिसका मान कितना है, R है। और इस प्रतिरोध को A और B के बीच जब जोड़ा तो तब भी इसमें धारा कितनी आई, I धारा आई, जो पहले से थी वैरी, और तब भी A और B के बीच का विभवांतर कितना आया, माना V आया। तो यदि इन तीन अवयवी प्रतिरोधों के स्थान पे एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ा जाए कि उस प्रतिरोध में धारा वही बहे जो पहले वाली स्थिति में बह रही थी, और उस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वही हो जो पहले वाली स्थिति में था, ए और बी के बीच का विभवांतर, ठीक है, वी बी। तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिरोध को इन अवयवी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। तो माना अब यहाँ पर इन तीनों प्रतिरोधों का जो परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध है वो R है। तो यदि R1, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध इसका तुल्य प्रतिरोध R है, तो तब क्या हो जाएगा, तो तब इस R प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है, I, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V। तो इस तुल्य प्रतिरोध में भी ओम का नियम लगाने पे क्या आ जाएगा, तब ओम के नियम से तुल्य प्रतिरोध में क्या होगा, V = I × R। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 5। अब ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5 से हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए समीकरण नंबर 4 भी ये इसका बायां पक्ष V के बराबर है, समीकरण नंबर 5 का भी बायां पक्ष V के बराबर है। तो समीकरण नंबर 4 और 5 से देखेंगे हम, इनके बाएं पक्ष बराबर, तो इनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब समीकरण 5 और 4 से हमारे पास प्राप्त होता है कि समीकरण 4 व 5 से फ्रॉम द इक्वेशन 4 and 5 वी गेट क्या, I × R ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट, ठीक है। तो I × R इक्वल टू क्या होगा, I × ये वाला पार्ट ब्रैकेट में R1 + R2 + R3। तो हमने क्या किया, ये और ये पार्ट बराबर कर दिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। हमारे पास आ गया I × R इक्वल टू I × दिस ब्रैकेट R1 + R2 + R3। तो I and I कैंसिल आउट, वी फाइंड R इक्वल टू R1 + R2 + R3। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कि R मतलब टोटल रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 + R2 + R3, यानी जो तुल्य प्रतिरोध है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है जो R का मान होगा, इस R का मान ये R1 से भी बड़ा होगा, इस R का मान R2 से भी बड़ा होगा, और ये R का मान R3 से भी बड़ा होगा। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग तब करते हैं जब हमको क्या हो, हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोधों से भी अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता हो, तो हम उपलब्ध प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक मान का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रतिरोध में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पे धारा हर प्रतिरोध में एक समान रहती है, परंतु इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो विभवांतर है V1, V2, V3 ये अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल अगर ले लें हम, जैसे माना R1 का मान हमारे पास R1 सपोज 2 ओम है, R2 1 ओम है, और R3 माना 3 ओम है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं यहाँ पे,
तो तब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल के रूप में बता रहा हूँ, तो R बराबर आ जाएगा कि यदि इन प्रतिरोधों को 2 ओम 1 ओम 3 ओम के इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, पहले R मानेंगे हम तुल्य प्रतिरोध की, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है, अतः श्रेणी क्रम में जोड़ने पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये फॉर्मूला लिखेंगे। तब R बराबर आ जाएगा हमारे पास 2, R का R1 R2 R3 के मान यहाँ से यहाँ रखे, धन 1 धन 3 इतना ओम, तो यह आ जाएगा R बराबर 2 1 3 और 3 6 ओम। तो हम देख रहे हैं R का जो ये मान आया ये R1 R2 और R3 तीनों से ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन इसको कई बार पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इसका इंग्लिश नेम हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए इसमें जो है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें पहले तो जोड़ेंगे कैसे, माना हमारे पास ये 3 प्रतिरोध थे, ये वाले, एक R1 एक R2 और एक R3। ये R1 ये R2 और ये R3 ये 3 प्रतिरोध हमारे पास थे। हमने इनको समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के प्रथम सिरे को किसी एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, वनिष्ठ रूप से जोड़ देते हैं, और इनके दूसरे सिरे को किसी अगले बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो तब जो है जो संयोजन प्राप्त होता है उसे हम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको, जैसे माना एक ये है प्रतिरोध R1, एक प्रतिरोध R2, R1 R2 और ये है प्रतिरोध R3। हमने क्या किया, इनको जो है यहाँ पर ही जोड़ दिया और इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, और इन सिरों के बीच हमने जो है माना ये A सिरा है और ये B सिरा है। तो प्रतिरोध R1 R2 R3 के प्रथम सिरों को A बिंदु पे जोड़ दिया और इनके द्वितीय सिरों को B बिंदु पे जोड़ दिया, और A और B के बीच तब हम एक बैटरी जोड़ देंगे, बैटरी से कुंजी जोड़ दी, ये कुंजी को दबा देने पर क्या होगा, यहाँ धारा
बैटरी में धन प्लेट से, बैटरी से बाहर धन प्लेट से ये ऋण प्लेट की ओर आ जाएगी आई। माना यहां पर धारा कितनी बह रही है, आई धारा बह रही है। इस प्रकार का ये जो संयोजन है ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये हमारा प्लग या स्विच कह सकते हैं इसको, कुंजी के, इसको दबाने पर ही यहाँ क्या होगा, ये परिपथ पूरा होगा, तब इसमें धारा बहेगी। अब माना इस बैटरी के द्वारा बिंदु ए और बी के बीच भी विभवांतर उत्पन्न किया गया है। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध का सिरा भी ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि अगर बैटरी के द्वारा ए और बी के बीच उत्पन्न विभवांतर V है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी क्या होगा, ये V होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध का सिरा भी ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वही होता है जो बैटरी द्वारा वहां पर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ए और बी के बीच जो उत्पन्न किया जाएगा वही विभवांतर इन R1, R2, R3 पर भी उत्पन्न होगा, यानी सब पे एक समान विभवांतर होगा। दूसरा, अगर बैटरी से यहाँ आई धारा आ रही है तो इन प्रतिरोधों में वो धारा नहीं बहेगी जो कि बैटरी द्वारा भेजी जा रही होगी। तो बैटरी द्वारा भेजी गई धारा इन प्रतिरोधों में बट जाती है। जैसे कि ये एक सपोज ये आवेशों का एक धारा आ रही है, तो आवेश आ रहे हैं यहाँ से, तो आवेश जब यहाँ पर आएंगे ए बिंदु पे तो कुछ आवेश यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएंगे। इससे क्या होगा, हर प्रतिरोध में धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन प्रतिरोधों में जो धारा होती है वह आवेशों के अनुपात में बढ़ जाती है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में विभवांतर जो है वो प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, धारा प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाती है। तो माना इस पहले वाले प्रतिरोध में जो धारा जारी है वो है I1, दूसरे वाले प्रतिरोध में धारा बह रही है I2 और तीसरे वाले प्रतिरोध में धारा बह रही है I3। तो हम देख रहे हैं इसमें इन तीनों प्रतिरोधों में धारा I1, I2, I3 बह रही है, जबकि बैटरी से आने वाली धारा क्या है, I है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस बिंदु A की ओर आने वाली धारा बराबर इससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम भी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु की ओर आने वाली धारा बराबर इससे बाहर जाने वाली धाराओं का योग। तो इससे बाहर जाने वाली धाराएं क्या हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, आवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं इसको, कि किसी बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर उससे बाहर जाने वाली धाराओं का योग। अब जो है इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, और अब फिर प्रत्येक प्रतिरोध पर हम क्या करेंगे, ओम का नियम अप्लाई करेंगे। तो R1, R2 एवं R3 प्रतिरोधों में ओम के नियम से तो यहाँ क्या होगा, इसमें लगाइए ओम का नियम। यहाँ क्या आएगा, V इक्वल टू I इंटू R से, तो यहाँ पर V की जगह पे क्या आएगा, V आएगा, I की जगह पे I1, R की जगह पे R1 आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या आएगा, I1 की वैल्यू निकालिए, I1 बराबर V अपॉन R1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इस पहले प्रतिरोध R1 में क्या आ गया, धारा I1 बराबर V अपॉन R1। इसी तर्ज पे हम दूसरे वाले प्रतिरोध में भी निकाल देंगे, इसमें भी इसी प्रकार से क्या आएगा, V इक्वल टू I2 इंटू R2, और उससे क्या आएगा, सेम इसी पैटर्न पे I2 बराबर V अपॉन R2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एवं I3 तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 बह रही है, तो इसके लिए इसी पैटर्न पे फॉर्मूला क्या आएगा, I2 के पे I3 हो जाएगा, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, ये समीकरण नंबर 4। किस रूल से, ओम के नियम से, कि ओम का नियम यहाँ पर लगाए, V इक्वल टू क्या होगा, I3 इंटू R3, और तब यहाँ पे I3 की वैल्यू हम निकाल देंगे। समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 से जो ये I1, I2, I3 आया हुआ है, ये इसको समीकरण नंबर 1 में रखे, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 से I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज रखने पे। तो बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 फ्रॉम द इक्वेशंस 2 and 3 and 4 in the equation 1, we get
यहाँ पर आ जाएगा, इनमें I1 I2 I3 की वैल्यू जब हम रखते हैं तो I बराबर आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखिए यहाँ पे इसमें V कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन V, प्रत्येक से कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर V इंटू 1 रहा होगा, यहाँ पर V इंटू 1 रहा होगा, यहाँ पर V इंटू 1 रहा होगा, तो V सबसे बाहर आ गया, तो क्या आ गया अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ गया। ठीक है, V था यहाँ पे, तो V के साथ हम यहाँ पे इंटू में क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, तो V जब बाहर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब जो है ये समझाने के लिए क्या था इंटू 1, तो ये हमारे पास अगला फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए अगर इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो उसका अर्थ क्या होगा कि यानी इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पे अगर हम एक ऐसा अकेला प्रतिरोध जोड़े कि जो A और B के बीच जोड़ने पर क्या हो, उसमें भी धारा I बह रही हो जो पहले से बैठ थी, और उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी क्या हो V हो, तो वो R प्रतिरोध इन तीनों R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। और उसका फिगर कैसा, उसका जो सर्किट होगा वो कैसा बनेगा, ये हमारी बैटरी बन गई, ये हमारी कुंजी बन गई, और ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये प्रतिरोध R हो गया, और इस A और B के बीच का विभवांतर क्या है V, इसमें धारा I बह रही है, ये धारा I आ गई, कुंजी हमने ऑन कर दी। चित्र वही है, इनको हटा दिया हमने, इनके स्थान पे एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस R जोड़ दिया, तो उस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है, उसमें बहने वाली करंट भी क्या है I है। तो तब हम इस रेजिस्टेंस को इन तीनों R1 R2 R3 रेजिस्टेंस का क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसको देखिए, तो हम क्या करेंगे, यदि इन तीनों का परिणामी या तुल्य प्रतिरोध R हो तो इस R प्रतिरोध के लिए हम ओम का नियम लगाते हैं इसमें। तो ओम का नियम इस पे लगाइए, क्या हो जाएगा, यहां पे लिखना पड़ेगा कि यदि R1 R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो, तब जो है इस R प्रतिरोध में ओम का नियम लगाने पे क्या आ जाएगा, ओम का नियम V इक्वल टू I इंटू R, ये हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, I की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे, I इक्वल टू ये क्या आ जाएगा V अपॉन R, इस मान को हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इसमें ओम का नियम लगाए V इक्वल टू आई आर, तब यहाँ से I की वैल्यू निकाले I इक्वल टू V अपॉन R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से I का जो मान है वो यहाँ पर रखिए। ठीक है, यही क्या दीजिए इक्वेशन 5 और 6 से। तो इक्वेशन 5 और 6 से देखिए क्या आ रहा है, इनके बाएं पार्ट LHS इक्वल है तो इनके RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम अब समीकरण नंबर 5 और 6 से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया समीकरण 5 और 6 से, क्योंकि दोनों की वैल्यू I की इक्वल है तो ये I इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये V अपॉन R इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से V और V दोनों तरफ न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, और इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे कि यहाँ पर क्या रहा 1, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये क्या आ गया कि यदि हम R1 R2 R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें
तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध R है उसका सूत्र क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 क्या R क्या है, 1/R है, R का व्युत्क्रम 1/R1 क्या है, R1 का व्युत्क्रम 1/R2 क्या है, R2 का व्युत्क्रम 1/R3 क्या है, R3 का व्युत्क्रम। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें इसको हम ऐसा भी सकते हैं, चाहे तो R इक्वल टू, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, R इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम लेके हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और है, इसमें हम जानते हैं कि प्रतिरोध और चालकता में क्या संबंध होता है, प्रतिरोध बराबर होता है 1/चालकता, वैद्युत चालकता कि रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/कंडक्टेंस। और अगर हम इसको उल्टा लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि चालकता इक्वल टू 1/प्रतिरोध। इससे क्या हो जाएगा, चालकता को अगर हम सपोज G से प्रकट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, 1/, प्रतिरोध को R से प्रकट कर रहे हैं तो G बराबर 1/R। तो 1/R के स्थान पे हम क्या लिख दें, G लिख दें, तो एक नया सूत्र आ जाएगा, क्या, तब इस समीकरण साथ में फॉर्मूला तो हम ये प्राप्त कर चुके हैं तुल्य प्रतिरोध का, पर चालकता के रूप में फॉर्मूला क्या आता है, तो चालकता के रूप में 1/R को हम क्या लिख देंगे, G इक्वल टू 1/R1 को G1, 1/R2 को G2 और 1/R3 को G3। जहां ये G1, G2, G3 क्या है, ये पहले दूसरे तीसरे प्रतिरोध में चालकताएं हैं, ठीक है। तो यदि हम तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसकी तुल्य चालकता, ये क्या कहलाएगा, तुल्य चालकता अलग अलग चालकताओं की योग के बराबर होती है। और यहां से अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, समांतर क्रम में क्या होता है। समांतर क्रम की विशेषता यह है कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाएंगे उनमें प्रत्येक के सिरों के बीच का विभवांतर एक समान होता है, परंतु उनमें धाराएं अलग अलग बहती हैं, ठीक है। बैटरी से आने वाली धारा अलग होगी और इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा अलग होगी। होगा क्या इसमें कि बैटरी से आने वाली धारा बराबर प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं का योग, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और यहां पर इसका यूज कहां पर क्या आता है, इसका यूज हम ऐसे जगह पे करते हैं जहां की हमें बहुत कम प्रतिरोध की आवश्यकता हो और हमारे पास जो उपलब्ध प्रतिरोध है ये अधिक मान के हों। ऐसा क्यों, जैसे देखिए एक सवाल कर रहा हूं मैं कि माना R1 बराबर है आपके पास 1 ओम, R2 बराबर है 2 ओम और R3 बराबर है 5 ओम। इन तीनों की मान दीजिए, 1 ओम, 2 ओम और ये है 5 ओम। इन प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनको हमने किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध R का जो मान होगा वो हम इस वाले सूत्र से प्राप्त करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब तब इसमें R1, R2, R3 की वैल्यू रखें तो हमारे पास आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 के पे 1 प्लस 1/R2 के पे 1/2 आ गया और 1/R3 के पे 1/5 आ गया। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने पे क्या आता है, सॉल्व करने पे आएगा 1/R इक्वल टू, इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 10। तो यहां पर क्या आएगा 10 प्लस 5 प्लस 2, 10 प्लस 5 प्लस 2। तो 1/R देखिए कैसा है 10, 1 से 10 में 10 बार डिवाइड हुआ, 10 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 10,
2 से 10 में 5 बार डिवाइड हुआ, 5 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 5, 5 से 10 में 2 बार डिवाइड हुआ, 2 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 2, ये कितना आ गया 17, 10 से 5 15 तो 17/10। तो r इक्वल टू दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए, अब दोनों तरफ इन्वर्ट करने पे तो यहाँ r आ जाएगा, यहाँ आएगा 10/17 उल्टा करने पे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 10/17। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा जैसे पॉइंट 87, ठीक है। लगभग इसका मान जो है इतना आ गया, ठीक है। आप नियर अबाउट इसको 0.6 ओम के से भी छोटा मान सकता है, यानी R का मान 0.6 ओम से भी छोटा आ गया। जबकि हमारे पास जो R1 था वो 1 ओम था, R2 क्या था 2 ओम और R3 क्या था 5 ओम। तो इनको समांतर क्रम में जोड़ने पे जो R का मान आया वो R1, R2, R3 प्रत्येक से कम आया, यानी R1, R2, R3 में जो सबसे छोटा था यानी 1, इससे भी कम मान आया। तो हमेशा जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान अवयवी प्रतिरोधों में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी कम आता है। तो अर्थात प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तब जोड़ना चाहिए जबकि हमको बहुत कम प्रतिरोध की आवश्यकता हो और हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोध अधिक मान के हों। इसमें ये तो हमारा एक न्यूमेरिकल भी हो गया, जैसे हमने वैल्यू ली। अब एक इसमें न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं। जैसे ये 3 प्रतिरोध किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के रूप में जोड़े गए हैं। ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, माना ये 2 ओम का प्रतिरोध है। अब आपको B और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। B एवं C के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। इसका मान क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रतिरोध को आप R1 मान लीजिए, इसको आप R2 मान लीजिए, इसको आप R3 मान लीजिए। अपनी तरफ से आप इनको नाम दे सकते हैं। तो इसमें देखिए B और C के बीच निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो B और C के बीच जो ये 2 प्रतिरोध हैं, एक तो B और C के बीच ये वाला जुड़ा हुआ है 2 ओम का, और एक क्या जुड़ा है ये वाला। तो हम पहले क्या करेंगे, B और C के बीच इन वाले प्रतिरोध को देखेंगे। तो B और C के बीच जो ये दोनों हैं, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। देखिए B और C के बीच ये दोनों कैसे हैं? देखिए इस प्रतिरोध का अगला सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, फिर इस प्रतिरोध का अगला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों प्रतिरोध ये जो है B और C के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम लिख देंगे B एवं C के मध्य 1 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध माना क्या है?
आर डैश है सपोज, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, हम लिख देंगे आर डैश इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो R की जगह हमने इन दोनों का तुल्य क्या मान लिया, R डैश, तो R डैश बराबर आएगा R1 प्लस R2। R डैश इन दोनों का तुल्य है, तो रखिए यहाँ पे R1 का मान 1 ओम प्लस 1 ओम, तो R डैश बराबर आ गया 2 ओम। अब ये इन दोनों का तुल्य आ गया 2 ओम, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो मतलब यहाँ पर इस प्रकार का चित्र बन गया कि इसको हटा के हम यहाँ पर एक नया चित्र बना सकते हैं इस प्रकार का, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, तो B पॉइंट के बीच एक तो ये था R3 वाला, और एक क्या जुड़ा हुआ, ये इन दोनों को हटा के हमने यहाँ पर एक नया प्रतिरोध कर लिया। ठीक है, इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक नया प्रतिरोध आ गया, उसका मान है R डैश, वो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश होगा, और इन दोनों का तुल्य कितना है, R डैश बराबर 2 ओम। तो अब आप देख रहे हैं ये जो R डैश आया इसकी जगह पे ये, तो ये R डैश और ये R3 ये क्या है, समांतर क्रम में है, या इसमें भी अगर देखें तो B और C के बीच ये दोनों तो श्रेणी क्रम में थे, इनका तुल्य आ गया 2 ओम। तो इनका जो तुल्य होगा यानी R डैश, वो इसके साथ क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। उसका चित्र इस प्रकार से आएगा, इनके स्थान पे ये लगा दिया हमने R डैश, और ये वाला प्रतिरोध ये है, तो ये साफ साफ लग रहा है कि B और C के बीच R डैश और R क्या है, R डैश और R3 ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको आगे हल कैसे करेंगे, अब लिख देंगे यहाँ पे, अब R डैश का मतलब 2 ओम एवं R3 का मतलब भी क्या है, 2 ओम, ये वाला, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, तो माना इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, माना R है। ठीक है, ये लिख दिया हमने कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध माना R है। तो अब हम इस R का मान निकालेंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कैसे निकलेगा सूत्र, हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, समांतर क्रम वाला सूत्र, कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। तो R1 के स्थान पे क्या आएगा, R डैश, प्लस 1/R2 के स्थान पे क्या आएगा, R3। इस सूत्र से तो 1/R इक्वल टू 1/R डैश, R डैश के स्थान पे क्या आएगा, 2 अभी निकाला था। ठीक है, ये वाला, प्लस 1/R3, R3 के स्थान पे भी 2। आगे इसको सॉल्व करें अगर हम, तो हम पाते हैं इसमें अब कुछ नहीं है, ये सिंपल, यहाँ पे R की वैल्यू निकल जाएगी, 1/R इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 1 के न्यूमरेटर हर में आप 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर उल्टा कीजिए दोनों तरफ, यहाँ R इक्वल टू या बजगुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, R इंटू 1 इक्वल टू R, और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। R की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दोनों तरफ उल्टा करके हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओम, मात्रक जरूर लिखें। ठीक है, अगर ये मिली ओम में है तो यहाँ मिली ओम आएगा, माइक्रो ओम है तो ये माइक्रो ओम में आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि एक सवाल के द्वारा कि अगर प्रतिरोधों को त्रिभुज के भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कैसे, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो ये वाले प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में होंगे, और इनका श्रेणी क्रम में जो तुल्य निकलेगा यानी R डैश, वो क्या होगा, वो इस तीसरे वाले के साथ क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। तब समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे, तब जाके हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो अंत में ये लिखेंगे हम इसमें यहाँ पे कि B व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, total resistance between the points B and C
will be 1 ohm. आज हमने यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और न्यूमेरिकल की इस पे। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में जो ये संयोजन है ये मिश्र क्रम संयोजन है, मिश्रित क्रम संयोजन। इसमें कुछ तो श्रेणी क्रम में थे, तब ये श्रेणी क्रम इसके साथ क्या आ गया था, समांतर क्रम में आ गया था। तो ये मिश्रित क्रम संयोजन का एक सवाल था। थैंक यू।